अब ये CLU क्या चीज होती है, ये LDC क्या होता है, ये रेरा डेयरी नंबर क्या होता है, ये डेवलपमेंट क्या होता है, या रेरा नंबर क्या होता है, रेरा, या जिसको हम बोल देते हैं रेरा अथॉरिटी आपके पास आ गई है, आपका म्यूटेशन आपका चढ़ चुका है। तो जब रजिस्ट्री हो जाती है किसी बिल्डर के नाम पे, जैसे बी के नाम पे अब रजिस्ट्री होगी, तो सबसे पहले बिल्डर क्या करता है, CLU अप्लाई करता है। CLU किस टर्म्स में अप्लाई करेगा, ये हमारी जो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, या फिर इंडस्ट्रियल है। ठीक है जी। अब बिल्डर ने अप्लाई कर दिया, सी स्टैंड फॉर द चेंज ऑफ लैंड यूज। आप इस जगह का अमाउंट अब आपको पता चल गया, लोकेशन में अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है भाई, हमें अप्रूव्ड प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें प्री लॉन्च में करना चाहिए, हमारे को डेवलपमेंट में करना चाहिए, किस टाइम पे हमें अच्छा रिटर्न आएगा। अगर आप डेवलपमेंट में अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए प्री लॉन्च के अंदर। अब ये प्री लॉन्च क्या होता है और रेरा अप्रूव्ड या गमाडा अप्रूव्ड प्लॉटिंग क्या होती है। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं। ये हमारा प्री लॉन्च रहेगा और ये रेरा अप्रूव्ड रहेगा। रेरा या गमाडा अप्रूव्ड अप्रूव्ड लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है जी। दोनों में जो डिफरेंस रहने वाले हैं, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें अभी बिल्डर ने जमींदार से किसान से जमीन एक्वायर की है, लैंड एक्वायर किया है, उसकी अभी रजिस्ट्री करवाई है। या कई लोग ऐसा करते हैं जब बयाना दे देते हैं उसको भी प्री लॉन्च के ऊपर प्लॉटिंग के लिए सोल्ड आउट सेल के लिए निकाल देते हैं। पर मैं एक रेपुटेटेड बिल्डर की अगर बात करता हूं, उसका एक एग्जांपल सेट करता हूं, तो एक्चुअल में बिल्डर आपको प्री लॉन्च कब दे सकता है। पहला, आपकी ऑन मतलब एक जमींदार है, फॉर एग्जांपल ए जमींदार है, बी बिल्डर है, दिस वन इज ऑनर, लैंड ऑनर जिसको बोल देते हैं, लैंड, ठीक है, एंड दिस वन इज बिल्डर जिसने आपकी प्लॉटिंग कट करनी है। ए है जमीन का मालिक, बी है जिसने जमीन परचेज कर दी है ए से। ठीक है जी। अब ए ने फॉर एग्जांपल एक किले की मैं बात करता हूं, गजों में लेके चलता हूं, अगर रफली हम लेके चलते हैं तो 1 एकड़ 4,000 से लेके 4400 पर गज एकड़ जो रहता है वो गज के अकॉर्डिंग रहता है। 4,000 गज से लेके वो स्टेट टू स्टेट और डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो नॉर्मली जो 1 एकड़ रहता है वो 4,000 गज से लेके 4400 गज तक वेरी करता है स्टेट और जगह के अकॉर्डिंग। तो अब मैं 4,000 गज का एग्जांपल लेता हूं। 4,000 गज की जगह की कीमत थी 80 लाख रुपया। ए ने 4,000 गज 80 लाख रुपए के लिए बी को बेच दिया, बी ने इसे खरीदा और इसकी रजिस्ट्री करवा दी। डन है जी। अब जब रजिस्ट्री होगी तो बिल्डर मालिक हो गया। ठीक है जी। ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपनी सारी ओनरशिप। तो बी अब मालिक है। बी अब क्या करता है जी, बी अब अप्लाई करता है डॉक्यूमेंटेशन। सो फर्स्ट रहेगी CLU, सेकंड रहेगी LDC, थर्ड रहेगा रेरा डायरी नंबर, या फिर आप बोल सकते हो रेरा नंबर। फोर्थ इसका रहेगा जी डेवलपमेंट। देन अब ये CLU क्या चीज होती है, ये LDC क्या होता है, ये रेरा डेयरी नंबर क्या होता है, ये डेवलपमेंट क्या होता है, या रेरा नंबर क्या होता है, रेरा, या जिसको हम बोल देते हैं रेरा अथॉरिटी आपके पास आ गई है, आपका म्यूटेशन आपका चढ़ चुका है। तो जब रजिस्ट्री हो जाती है किसी बिल्डर के नाम पे, जैसे बी के नाम पे अब रजिस्ट्री होगी, तो सबसे पहले बिल्डर क्या करता है, CLU अप्लाई करता है। CLU किस टर्म्स में अप्लाई करेगा, ये हमारी जो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, या फिर इंडस्ट्रियल है। ठीक है जी। अब बिल्डर ने अप्लाई कर दिया, सी स्टैंड फॉर द चेंज ऑफ लैंड यूज। आप इस जगह का यूज किस वे में करने जा रहे हो, आप रेजिडेंशियल के वे में करने जा रहे हो, आप कमर्शियल के यहाँ पे शोरूम या दुकानें या इसमें मॉल बनाने जा रहे हो, या इंडस्ट्रियल प्लॉट कट करने जा रहे हो। तो हर हर कैटेगरी का, जैसे रेजिडेंशियल है इसकी कीमत कुछ गवर्नमेंट ने कुछ और तय की है CLU की, कमर्शियल है इसकी कीमत कुछ तय की है, इंडस्ट्रियल इसकी कीमत कुछ और तय की है। तो जैसे ही बिल्डर पर अकॉर्डिंगली, रेजिडेंशियल के लिए फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, 1 गज के 276 रुपए हैं, कमर्शियल के लिए 1 गज के 572 रुपए हैं, इंडस्ट्रियल के लिए 1 गज के लिए 140 रुपए हैं। मैं एक टेंटेटिव आइडिया लेके चल रहा हूँ। तो वो जब पेमेंट करता है तो उस पेमेंट के अकॉर्डिंग
अब बिल्डर जो गवर्नमेंट होती है वो ये पूछती है भाई मैं आपको सीएलयू तभी दूंगा जब आपने जो ये 1 एकड़ यानी जो 4000 गज है इसकी पूरे की रजिस्ट्री करवा ली। ऐसा नहीं है अगर आपने 2000 पर गज 2000 की अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है तो अब पहले सीएलयू मिल जाता था लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको साफ मना कर दिया है। आपका सीएलयू उसी कंडीशन में आएगा जब आपकी 4000 गज की रजिस्ट्री बी के नाम हो जाएगी। जब ए की ओनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी बी की ओनरशिप पूरे लैंड के ऊपर हो जाएगी। अगर आप 10 एकड़ का प्रोजेक्ट काट रहे हो अगर आप 40 एकड़ का काट रहे हो अगर आप 60 एकड़ का या इससे ज्यादा काट रहे हो तो आपकी 100% ओनरशिप होनी चाहिए। तभी आप चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तभी आपको फीस भरने का या आपको फाइल सबमिट करने का फायदा है अदरवाइज आप फाइल सबमिट मत कीजिए क्योंकि आपका टाइम स्पेन वेस्ट होना है। तो आपने 100% रजिस्ट्री करवाई। 100% रजिस्ट्री के बाद आपने सीएलयू अप्लाई किया चेंज ऑफ लैंड यूज आपने अप्लाई किया। उसके बाद जब चेंज ऑफ लैंड यूज आता है तो उसी के साथ में हमें प्लॉटिंग फॉर एग्जांपल मैंने रेजिडेंशियल के लिए 10 एकड़ की जगह ली है या 4000 गज लिया है वो रेजिडेंशियल के लिए लिया है। अब मैं यहाँ पे प्लॉटिंग काट दूंगा अपने अकॉर्डिंग कोई 100 गज के एज पर द रेरा गाइडलाइंस। मुझे एसटीपी प्लांट भी देना है मुझे यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी देनी है मुझे यहाँ पे वाटर टैंक भी देना है 30 से 40 फुट की सड़कें रखनी है 5 फीट का भरम भी देना है। और मुझे जो लेंथ रखनी है वो 2 फुट के करीब उसमें डेप्थ रखनी है। या मतलब ऐसे बहुत सारी है ग्रीन बेल्ट मेंटेन करनी है। और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ आपको वाटर टैंक बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज हैं जो आपको एज पर रेरा गाइडलाइन आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप वो नक्शा सबमिट करते हो तो आपको एलडीसी एलडीसी स्टैंड फॉर द लाइसेंस डी स्टैंड फॉर द डेवलपमेंट एल सी स्टैंड फॉर द कॉलोनी। लाइसेंस डेवलपमेंट कॉलोनी जब आपको लाइसेंस डेवलपमेंट कॉलोनी मिल जाती है इसमें टेंटेटिव आजकल क्या था पहले सीएलयू और एलडीसी के बीच में 2 महीने से लेकर 3 महीने तक का गैप होता था लेकिन आज अगर आपको सीएलयू मिल गया तो आपको एलडीसी भी लगभग आसपास ही आ जाता है। अगर कुछ बीच में इश्यूज हैं तो 15 दिन से लेकर 1 डेढ़ महीने का टाइम लग जाता है अदरवाइज सीएलयू और एलडीसी आपको तुरंत इकट्ठा ही मिल जाता है जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देते हो। एलडीसी आपके पास आ गया। नक्शा आपके पास हो जाता है 2 मंजिल का 2.5 मंजिल का 3 मंजिल जो भी आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग आपका नक्शा पास हो जाता है। नक्शा पास होते ही रेरा डेयरी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं और रेरा डेयरी नंबर जब आपका आ जाता है तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री कौन ऑनर की तो ऑलरेडी हो चुकी है सी और डी। सी अगर आप इन्वेस्टर हो डी अगर आप एंड यूजर हो। आप अगर बैंक उसके बाद बिल्डर क्या करता है जब रेडी नंबर आ जाता है तो बैंक को अप्लाई करता है जी मेरी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है मेरा रेरा नंबर का डायरी नंबर आ चुका है। अगर आप जैसे रजिस्ट्री के इंतकाल है फर्द है रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है सीएलयू के डॉक्यूमेंट्स हैं अप्रूवल्स हैं पोल्यूशन बोर्ड से अप्रूवल एनओसी पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी नहरी विभाग से एनओसी कोई आर्मी का एरिया तो नहीं जंगलात का एरिया तो नहीं कोई नाला तो नहीं कोई बिजली की वायर तो ऊपर से नहीं जा रही हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रही। बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं लगभग 15 के करीब एनओसी सबमिट करवानी पड़ती हैं तो सभी के एनओसी के सर्टिफिकेट हम बैंक को देंगे। सीएलयू हम बैंक को देंगे एलडीसी हम बैंक को देंगे अप्रूवल लेटर कुछ और है तो वो हम बैंक को देंगे। बैंक की कुछ और फॉर्मेलिटी होती है लीगल होता है टेक्निकल होता है वो जब हम सबमिट करवाते हैं 13 साल भार मुक्त किसी और का यहाँ पे कोई और कब्जा तो नहीं है जब ये सब कुछ सबमिट करवाते हैं तो बैंक हमारे साथ अप्रूव्ड हो जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ सोसाइटीज में लिखा होता है अप्रूव्ड एसबीआई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट एचडीएफसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आईसीआईसी बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट तो वो बैंक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होते हैं। हाँ एक चीज और आपने ध्यान रखनी है बैंक के साथ कुछ एक थर्ड पार्टीज भी होती हैं जैसे एचडीएफसी बैंक होता है तो एचडीएफसी होम फाइनेंस कंपनी होती है। आईसीआईसीआई बैंक अगर होता है तो आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंस कंपनी होती है। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बैंक ऑलरेडी आपको तब ज्यादातर लोन देता है अगर आप सैलरीड हो लेकिन फाइनेंस कंपनी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहती है जिन लोगों के पास सैलरी नहीं है अपना खुद का पैसा है या अपनी कैश के अंदर अगर कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या आप कहीं पर अटक गए हैं तो आप फाइनेंस कंपनी की हेल्प ले सकते हैं वो आपको घर दिलवाने में भी मदद कर देंगे वो भी रॉन्ग नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका फ्लक्चुएशन रहता है। अगर बैंक आपको 7.85 पे दे रहा है तो उनका 8.85 होगा मतलब 1 से 1.5% तक का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो आपसे कोई सैलरी स्लिप या फालतू चीजों की डिमांड भी नहीं कर रहे। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं क्या आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ेंगे अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही रेरा नंबर आ गया बैंक के साथ टाई अप हो गया बैंक के साथ अप्रूव हो गया आप रेरा डेवलपमेंट शुरू कर दी। रेरा की गाइडलाइंस आ चुकी है तो रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाती है डेवलपमेंट के साथ साथ आप देख सकते हैं वहां पे रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो जो प्री लॉन्च का प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं 25% के करीब
COD की अगर मैं बात करता हूँ, COD कस्टमर है, इन्वेस्टर या एंड यूजर है, 25% वो बिल्डर को वाइट के अंदर पेमेंट करेगा। तो LOI या कई बार EOI भी बोल देते हैं, इंप्रेशन ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है, बिल्डर कई बार अपने लेटर हेड पर दे देता है, कई बार 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे दे देता है, वो बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करता है। तो LOI और EOI बना के दे देता है, जिसके अंदर वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देता है, भाई आपने 25% दे दी है, ये प्लॉट आपके नाम पे हो गया है, ये इसका इंटरेस्ट, ये इसका प्लॉट का भी करंट रेट चल रहा है जब आपने इसको बुकिंग किया है, और आने वाले टाइम में इसकी एप्रिसिएशन इतनी हो सकती है। अगर आपका पार्क फेसिंग है तो 5% PLC है, अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है 5% PLC है। तो इस टाइप्स की कंडीशंस इसमें लिखी होती है पीछे। अगर नक्शा लगभग अप्रूव होने वाला है तो वो कई बार नक्शे का प्रिंट भी दे देते हैं और उस पर आपका प्लॉट मार्क करके दे देते हैं, ये प्लॉट आपके नाम पे है। तो LOI बन जाती है, और इतना ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। जैसे CLU और LDC आता है तो आपका बयाना हो जाता है जी। इतने पे ही सेकंड परसेंट पे बयाना हो जाएगा। तो सेकंड परसेंट 25% जो सेकंड पेमेंट है आपने वो देनी है जी CLU पे। कुछ एक बिल्डर्स की मैं बताने लग रहा हूँ। नेक्स्ट जो थर्ड पेमेंट रहेगी वो आपको देनी है जी LDC, नक्शा पास हो गया। इसके बाद बिल्डर आपको ये बोल देता है जी LDC अब मेरा आ गया, तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। आप रजिस्ट्री करवा के इंतकाल फर्द अपने नाम पे करवा के मुटेशन चढ़वा के उसकी चार दीवारी करवा के प्लॉट की आप एक तरह से सिक्योर हो जाते हो, अगर आप रेरा के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। हाँ, अब रेरा की कंडीशंस दो होती है। कुछ एक कंडीशंस में प्रोजेक्ट पे कुछ बिल्डर वो पहले ही रेरा ले लेते हैं, उसके बाद वो लॉन्च करते हैं सेल के लिए। लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट जो होते हैं छोटे, जो अभी नए बिल्डर हैं, वो क्या करते हैं सेलिंग पहले शुरू कर देते हैं, रेरा उनका धीरे धीरे आता रहता है। तो वो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि रेरा का और बिल्डर का एक अकाउंट बन जाता है, जॉइंट अकाउंट, जिसके अंदर जो आप पेमेंट डालते हैं वो रेरा के कलेक्शन अकाउंट में डालते हो। तो रेरा बिल्डर को अकाउंट कब वो, फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट लिया, उसके आपने 100 रुपए डाल दिए, तो 10 रुपए मिलेंगे जब वहां पे बिल्डर की बाउंड्री हो गई, 20 रुपए मिलेंगे जब उसकी सड़कें बननी शुरू होगी, 30 रुपए मिलेंगे जब उसमें सीवरेज डल गया, 40 रुपए उसको मिलेंगे जब उसमें पाइपलाइन आ गई, 50 रुपए उसको मिलेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पोल लगे, 60 रुपए मिलेंगे जब उसका ग्रीन बेल्ट मेंटेन हो गया, 70 रुपए उसको तब मिलेंगे जब STP प्लांट और कम्युनिटी सेंटर बन गया, 80 रुपए तब मिलेंगे जब प्रॉपर रोड की कंक्रीटिंग हो चुकी है। ऐसे ऐसे रेरा उसको स्लॉट्स के अंदर, कई बार कई कंडीशंस में ऐसा भी होता है, रेरा उनको स्लॉट्स के अंदर पेमेंट देना शुरू कर देता है बिल्डर्स को। और कई बिल्डर्स में ऐसा होता है रेरा के बाद ही आपकी पेमेंट होती है। कुछ ऐसा होता है भाई जिसके अंदर रेरा कई बार थोड़ा लेट आ जाता है, लेकिन एमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो आप उसके अंदर रजिस्ट्री वगैरह करवा सकते हो और बाद में रेरा की आ जाते हैं अप्रूवल, जैसे वो धीरे धीरे NOC सबमिट करते हैं तो रेरा तब भी आ सकता है। तो ये वाला कंडीशन रहेगी जी आपकी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट की। अब हम आ जाते हैं रेरा वाले में। तो हाँ, एक प्री लॉन्च के अंदर आपको एक चीज और मैं बतानी भूल गया हूँ। प्री लॉन्च की मैंने 4 टर्म्स बताई हैं आपको। एक टर्म मैं आपको बड़ी क्लियर सी करने जा रहा था अभी, एप्रिसिएशन किस में ज्यादा आएगा, मैं आपको एक बार वो अमाउंट के अकॉर्डिंग भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने CLU लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में मैं एक प्लॉट लेने गया जिसकी कीमत थी 20,000 रुपए पर गज, स्क्वायर यार्ड्स बोल देते हैं इसको हम, पर गज 20,000 रुपए पर गज, 20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है जी। अब ये मेरा बुकिंग अमाउंट है, प्री बुकिंग जिसको बोल देते हैं या बुकिंग आप जिसको भी बोल देते हैं, ठीक है जी। 25% मैंने अमाउंट पे कर दिया। 25% के करीब मैंने लगभग, अगर मेरा 20 लाख का प्लॉट है तो मैं 100 गज के प्लॉट के मैं 5 लाख रुपया पे कर देता हूँ जी। 5 लाख मैंने पे कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने बुकिंग पे कर दी। डन है जी। अब अगली जो बिल्डर पेमेंट की डिमांड करेगा वो करेगा जी 5 लाख की दोबारा से। वो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी जी वो मेरी CLU पे रहेगी। चेंज ऑफ लैंड यूज मेरा आ चुका है, अब आप सेकंड पेमेंट कर दीजिए। इस टाइम पीरियड पे मेरे 20,000 रुपए थे जब आपने बुकिंग किया, कंपनी का रेट था 20,000 रुपए। अब आप जब 2 महीने 3 महीने साल तक का टाइम लग जाता है कुछ एक प्रोजेक्ट में CLU आने में, जो फास्ट ट्रैक पे करते हैं उनका 2-3 महीने में आता है। तो अभी आपके 20,000 रुपए की जो कीमत थी वो हो गई 25,000 रुपए। डन है जी। सेकंड पेमेंट पे आपका रेट वही रहेगा 20,000 रुपए, लेकिन कंपनी का रेट है वो 25,000 रुपए हो गया। यानी आपको 100 गज के प्लॉट पे 5 लाख का एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। अब आ जाती है थर्ड पेमेंट। ये आ गया जी थर्ड पेमेंट। थर्ड पेमेंट आ जाती है LDC के ऊपर या डेवलपमेंट पे।
उस टाइम आपकी कीमत है जी 28,000 रुपए पर गज। देन ये भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम ले लेता है कई बार लाइसेंस डेवलपमेंट तो कॉलोनी के लिए। लास्ट पेमेंट आपकी आ जाती है जी रेरा के ऊपर, रेरा अप्रूवल 5 लाख रुपए। डन है जी, रेरा आ गया, आपकी कीमत है 32,000 रुपए पर गज। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं एक टेंटेटिव सा आइडिया ले लेता हूँ, आपको इस वाले में पूरा 1.5 ईयर्स का टाइम स्पेन लग गया, 1.5 साल आपको लग गए अपनी पेमेंट को टुकड़ों में देने में। रेट आपका 20 का है, लेकिन जिस दिन आपने रजिस्ट्री की पेमेंट कंप्लीट किया अपनी 100%, तब उसका रेट 32 का हो गया। यानी 20 के ऊपर 12 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आप ऑलरेडी ले चुके हो अपने 100 गज के प्लॉट पे। और आपने जो टुकड़ों में पेमेंट दी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप प्री लॉन्च में। पर इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, 4-5 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में आप तभी इन्वेस्ट कीजिए अगर बिल्डर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 6 से 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं, रेरा के प्रोजेक्ट्स में डिलीवर करता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और प्री लॉन्च के अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है जो प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देगा, बहुत अच्छी आपको ग्रोथ देने वाला है वो प्रोजेक्ट। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जहां पे भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सबसे पहला फैक्टर है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेरीज आती है, कई क्लाइंट्स बोलते हैं सर, सबसे पहला क्वेश्चन उनका होता है जी प्रोजेक्ट कहाँ है, प्रोजेक्ट लालड़ू में है जी। सेकंड क्वेश्चन आता है लोकेशन क्या रहेगी, तो लोकेशन नहीं सर, हाईवे से कितनी दूर रहेगा, सबसे गलत क्वेश्चन है। हाईवे से कितनी दूर रहेगा भाई, हाईवे के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छे रेट में आपको मिलेगा, वो 20,000 या 22,000 रुपए में नहीं मिलेगा, वो 30 से 40,000 रुपए में मिलेगा। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, आपने ये पूछना चाहिए आपको, भाई साहब ये जो आपका प्रोजेक्ट है क्या इसके आसपास ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, क्या वहाँ कॉलेज है, क्या वहाँ यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, क्या वहाँ पे हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे मार्केट है, क्या वहाँ पे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन है। हाईवे से कितनी दूर, हाईवे पे तो कहीं पे भी आपकी प्लॉटिंग कर सकती है, हाईवे से आपने क्या लेना है, आपको ये पूछना चाहिए सिटी से कितनी दूर है। एम्यूनिटीज जो होती हैं जो एक बंदे को आम जनता को चाहिए, सिविल हॉस्पिटल बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मार्केट, वहां से कितनी दूर है, ये आगे से आप जब भी क्वेश्चन पूछें तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने हाईवे से नहीं पूछना। हाईवे से अगर आप पूछते हो, मैं आपको बोलता हूँ हाईवे से 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर वो हाईवे से 1 किलोमीटर दूर बीच में तालाब हुआ, हाईवे से एक 50-500 मीटर दूर यदि 200 मीटर पे रेलवे लाइन हुई, वहां पे रेलवे फाटक में हमेशा बंद रहा, हाईवे से 300 मीटर दूर अगर रास्ते में शमशान घाट हुआ, तो कहाँ आपको अप्रिसिएशन आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत गलत है। हाईवे से कितनी दूर है ये आपने कभी नहीं पूछना, आपने ये पूछना है आपका जहां पे प्रोजेक्ट है वो सिटी से कितनी दूर है। ये जो 3-4 चीजें, हॉस्पिटल बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, यहाँ से कितनी दूर है, आस पड़ोस वहां पे लोग रह रहे हैं या वहां पे अभी कुछ भी नहीं बना या वहां पे अभी खेत है, आपको ये पूछना है पहली चीज। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट के सारे पैरामीटर्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, आई थिंक आपको ये सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं। आप प्री लॉन्च के अंदर कैसे पेमेंट प्लान करेंगे और कब आपने को लगभग पेमेंट देनी होती है, ये जो डिपेंड करता है, ये जैसे एक पेमेंट से लेके दूसरी पेमेंट, दूसरी से तीसरा, तीसरे से चौथा, 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम, ये डिपेंड करता है हर बिल्डर का जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन की वो किस हिसाब से कर रहा है, कितना टाइम आपको बिल्डर दे रहा है, तो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्री लॉन्च आई थिंक मुझे लगता है आप सबको क्लियर है। अब हम आते हैं जी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में। पहली चीज, प्री लॉन्च एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, कहानी के 2 पैरामीटर बताता हूँ, एक होता है खरगोश, एक होता है कछुआ। जो प्री लॉन्च होता है ना हमेशा खरगोश की चाल चलता है, वो आपको हर स्टेज के ऊपर बहुत जल्दी अप्रिसिएशन देगा, 20 से 25, 25 से 28, 28 से 32, 1.5 साल में आ गया। लेकिन अगर सेम चीज आप यहाँ पे 20,000 रुपए पर गज का अगर प्लॉट लेते हैं, अगर इस रेट में अगर आपने 100 गज का प्लॉट लिया है, तो आपको अगर 1.5 साल का टाइम आपने रजिस्ट्री करवा ली, 1.5 साल का टाइम, ये इतना रिटर्न नहीं देगा। मैं आपको बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, ये आपको मैक्सिमम 28,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें देखो, कहीं पे भी कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, वहीं पे वेरी करता है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क, ऐसा रिस्क है भाई, आपको ये लगता है भाई डॉक्यूमेंट आएगा या नहीं आएगा, हालांकि डॉक्यूमेंट आते हैं, आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। आपको यहाँ लगता है बैंक का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बैंक का लोन मिल रहा है, अप्रूव्ड है। यहाँ पे आपको लगता है एमनिटीज जो वो बोल रहा है वो आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे ऑलरेडी एमनिटीज आपको देखने को मिल रही है।
यहाँ पे आपको ये लगता है भाई वहां पे सोसाइटी डेवलप होगी या नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। ठीक है जी। तो जो ये चीजें हैं, जो ये रिस्क है इस प्रोजेक्ट के अंदर प्री लॉन्च में, वो आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। सिक्योर्ड है तो आपका ये मैंने फिर भी बहुत मैक्सिमम ले लिया 28 का, अदरवाइज 25 26 27 28 के ऊपर ही वेरी करता है। तो रेरा अप्रूव्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो बहुत कम रिस्क लेते हैं। बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर 100 में से 40 क्लाइंट आते हैं, तो 40 में से वो लोगों को अगर हम प्री लॉन्च की तरफ मूव करते हैं तो वो मना कर देते हैं, सर हमें तो सिक्योर्ड चाहिए, हमें टेंशन वाला काम नहीं चाहिए। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ज्यादातर एम्प्लॉइज के लिए है जो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं। एप्रिसिएशन आपको यहाँ भी मिलेगा, एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे आप कछुए की चाल से चलोगे, यहाँ पे आप खरगोश की चाल से चलोगे, दोनों चाल को मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको जो एप्रिसिएशन मिलेगा वो रुक 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 ऐसे मिलेगा। यहाँ पे जो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा एक रॉकेट की स्पीड से मिलेगा। आज आप 20 लगा रहे हो, 1.5 साल बाद आप 32 लो। यहाँ पे आज आप 20 लगा रहे हो, 1.5 साल बाद आप 28 लो। तो इतना सा आपका प्री लॉन्च और रेरा के प्रोजेक्ट में, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको क्या ध्यान रखना है जब आप रेरा में जा रहे हो और जब आप एमसी या प्री लॉन्च में जा रहे हो। तो एमसी अप्रूव्ड हो, रेरा अप्रूव्ड हो, ये कुछ खास मैटर नहीं करते हैं। आपको एमिनिटीज ध्यान रखना है। कई जगह पे मैंने ऐसे देखा है एमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्टों की इतनी अच्छी एमिनिटीज होती हैं, 60 फीट के रोड होते हैं, 40 फीट के रोड होते हैं, लेकिन रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में 25 फीट के, 30 फीट के रोड होते हैं, 5-5 फीट की भरम कर देते हैं, या 2.5 फीट की भरम कर दिया, 20 फीट का या 25 फीट का रोड रह जाता है। तो एमिनिटीज कई एमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट भी बड़ा अच्छा दे देते हैं। एमसी अप्रूव्ड हो, मुटेशन चढ़ी भी हो, नक्शा पास है, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी आप ले सकते हो। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता एमसी अप्रूव्ड या रेरा अप्रूव्ड में। जब सोसाइटी डेवलप हो चुकी है तो वो चाहे एमसी है चाहे वो रेरा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। रेरा के अंदर सिर्फ थोड़ी से एनओसीज होती हैं जब वो सबमिट हो जाती हैं, क्योंकि देखो बिल्डर अपना कहीं ना कहीं से तोड़ निकाल लेता है। रेरा ने बोला 30 फीट के रोड देने हैं, तो बिल्डर ने 30 फीट के रोड दिए, लेकिन भरम 5-5 फीट दे दिया आपको। 20 फीट का रोड बना, 5 फीट भरम इधर ले लिया, 5 फीट इधर ले लिया। कहने को तो रोड के अंदर ही आ रहा है ना, कंसिडरेशन तो वो रोड के अंदर ही हो रही है, लेकिन सड़क है जो वो आपकी 20 फीट की बनी। तो ये आपको अपने ऊपर डिपेंड करके चलना है भाई, आपको रेरा अप्रूव्ड में लेना है, एमसी अप्रूव्ड में एमिनिटीज देखनी है नहीं देखनी, प्री लॉन्च में लेना है या फिर आपको अप्रूव्ड में लेना है। तो आज का मेरा वीडियो मेन बेसिक इसीलिए था भाई, आप रेरा में लें या प्री लॉन्च में लें। आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो आप, या ज्यादा रिस्क ले सकते हो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, हाँ, लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। आप कछुए की चाल चलना चाहते हो, आप खरगोश की चाल चलना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्दर अगर आपको कोई इसके अंदर आपको अगर कुछ भी मुझसे नॉलेज लेनी है, तो मैं हर वीडियो के अंदर अपना कॉन्टेक्ट नंबर और डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर्स अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। 9215252551 कृष्ण के नाम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगा, क्या पता इनमें से कुछ एक फैक्टर मेरा गलत भी हो सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ये शेयर किया है। कुछ पैरामीटर कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ ठीक भी हो सकते हैं, कुछ एक्यूरेट भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। तो वो आप डिपेंड करेगा आप किस जगह पे जा रहे हैं, वहां पे क्या पैरामीटर हैं। मैं पंजाब हरियाणा के रीजन के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, तो जितनी नॉलेज मुझे मिली थी मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है प्री लॉन्च और रेरा प्रोजेक्ट में। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट किस एरिया में करें, कहाँ पे अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा 20 रुपए लगा के आप 30 रुपए कहाँ ले सकते हैं, 10 रुपए लगा के 40 रुपए कहाँ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9215252551 कृष्णकांत शर्मा। ठीक है जी, थैंक यू।